हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर बहुत दिनों के बाद। तो मैं सोच रहा था बड़े दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली है। एक्चुअली मेरे को कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा था जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। आज मैं लेके आया हूं इंटर कन्वर्जन के कुछ अच्छे क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ये एक ही है। मैं इस क्वेश्चन की मदद से आपको सारे रिएजेंट से परिचित कराना चाहता हूं। आपको इसमें मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस मिलेंगी, कुछ कुछ आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स भी मिल जाएंगे। इन सब का यूज करके हम इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं ये करना सीखेंगे। और मेनली इसका मोटिव यही होगा कि हम इन रिएजेंट्स की फंक्शनिंग को अच्छे से समझ पाए। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार है। अगर आप चाहें तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसे अटेम्प्ट करिए और अगर आंसर आए तो कमेंट में लिख दीजिए, वरना नहीं आए तो मैं तो कराएगा। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे आज। बहुत ही इत्मीनान से आराम से डिस्कस करने वाले हैं हर एक पॉइंट को। तो स्टार्ट करें। अच्छा, हमारे पास स्टार्टिंग में है बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन हमने कराया है N2O5 के साथ। देखिए मेनली मैं इन सब में एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन दे रखी है और रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो अगर आपको ये सब आता है तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। करिए, मैं स्टार्ट करता हूं। बेंजीन की रिएक्शन कराई है हमने N2O5। N2O5 होता है हमारा डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड क्या करता है, सबसे पहले हमें आना चाहिए। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड हमारे लिए एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट यूज होता है। ये हमें नाइट्रेशन करवाता है, यानी ये N2O5 NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा इस बेंजीन रिंग पर, और हमारे पास नाइट्रेशन हो जाएगा बेंजीन का, हमें मिलेगा NO2 बेंजीन पर, यानी नाइट्रोफिनॉल हमें मिलने वाला है। सॉरी, नाइट्रोबेंजीन हमें मिलने वाला है। तो नाइट्रोबेंजीन मैं बना देता हूं। पहला रिएजेंट हमारा ये काम करके चला गया कि इस पर नाइट्रोजन डाला दिया हमने डाला है। उसके बाद Sn प्लस HCl। Sn प्लस HCl एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। और अगर आपको पता हो तो Sn प्लस HCl मिलकर इस NO2 को रिड्यूस करेगा अमीन में। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की फंक्शनिंग है, आपको आनी चाहिए। बन जाएगा ये हमारे पास कुछ जाना पहचाना सा कंपाउंड जिसे हम कहते हैं एनिलीन। ओके, एनिलीन हमारे पास आ चुका है। एनिलीन की हमने रिएक्शन कराई है अब CH3C डबल बॉन्ड O, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। ये जो चीज है ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड पाइरिडीन की प्रेजेंस में दो काम कर सकता है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल किसके लिए? एसाइलेशन के लिए। वो कब करेगा? जब पाइरिडीन नहीं होता, हमारे पास कोई लुईस एसिड होता। पर अगर पाइरिडीन है तो पाइरिडीन की प्रेजेंस में ये एनहाइड्राइड हमारे पास एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम करता है और प्रोटेक्ट करता है एनिलीन को, और ऊपर बना देता है कुछ इस प्रकार का NHCOCH3 ग्रुप। ये एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम करता है। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई है CH3OH प्लस H3PO4 के साथ। CH3OH यानी ये मिथेनॉल अल्कोहल है। अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हमारा एल्काइलेशन करवाता है, यानी हमारे पास ये CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा जो इस पर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकता है। अब बात आती है कहां एसाइलेशन होगा, सॉरी एल्काइलेशन होगा। ये NHCOCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में, बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में है। तो ये प्लस एम इफेक्ट से बेंजीन को हमारा एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट कर रहा है तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को अपनी पैरा पोजीशन पर मेजर अमाउंट में डायरेक्ट करेगा। तो यानी पैरा पोजीशन पर हमारा पॉसिबिलिटी है कि इसका एल्काइलेशन हो जाए। यहां पर ओ हुआ, सॉरी, तो यहां पर हमारा पैरा पोजीशन पर CH3 आ चुका है। अब वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या होगा। वाटर के साथ ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने लगाया था ये अपने आप हट जाएगा और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसमें एनिलीन में, सॉरी NH2 ग्रुप में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस डायरेक्ट एनिलीन पर हमने एल्काइलेशन क्यों नहीं करवाया और ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया। तो मेरे भाई आपको एक चीज याद होगी कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की एक लिमिटेशन होती है कि फ्रीडल-क्राफ्ट कोई भी रिएक्शन हो, एल्काइलेशन या एसाइलेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस नहीं हो सकती हैं। तो NH2 हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम एल्काइलेशन डायरेक्ट करवाएं, एल्काइलेशन हम डायरेक्ट करवाएं तो ये एल्काइलेशन नहीं हो पाएगी। एल्काइलेशन क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये CH3 ग्रुप तीन जगह पे जुड़ जाएगा, दो ऑर्थो और एक पैरा पर।
क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, इसलिए हमने सबसे पहले इस पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया, जिससे ये एक थोड़ा कम इफेक्ट वाला ग्रुप बन गया, एक्टिवेटिंग वाला। फिर हमने इसका एल्काइलेशन करवाया, तब जाकर हमने इसको ऐसे किया, ऐसे हमने हवा में कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ गया है पैरा पोजीशन पर CH3, मैंने डाला इस पर KNO2 और HCl। KNO2 और HCl की फंक्शनिंग होती है डाइजोनियम बनाना, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा NH2 के ऊपर, कौन से मैकेनिज्म से, ARSN1 मैकेनिज्म से। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ही इस एरोमेटिक रिंग पर केटाइन स्टेबल होता है, इसलिए टेंपरेचर दे रखा है हमें, तो पक्का डाइजोनियम सॉल्ट ही बनेगा। और HCl है तो Cl माइनस, पैरा पोजीशन पर हमारे पास CH3 है। हमने कराया इसका CuCl और HCl के साथ रिएक्शन, CuCl और HCl के साथ रिएक्शन में इस डाइजोनियम पर ये ARSN1 रिएक्शन करेगा, सॉरी ये तो बेंजीन, सॉरी ये तो डाइजोनियम फॉर्मेशन की रिएक्शन थी, ये है ARSN1 रिएक्शन, और यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट को रिप्लेस कर Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ गया है डाइजोनियम को रिप्लेस करके। अब तक की रिएक्शंस आपको समझ में आई हो तो आगे करिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर सकता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारा कराएगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में बात आती है अब SO3H को लगाने की। SO3H कहां लगेगा, यहां पर हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेट कर रहा है CH3, यानी हमेशा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वही डायरेक्ट करता है। ये डायरेक्ट करना चाहता है अपनी पैरा पर मेजर अमाउंट में, पर पैरा पर पहले से ही Cl है, इसलिए ये अपनी ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा डायरेक्ट करेगा, तो SO3H में यहां लगाऊंगा, यहां CH3 और यहां Cl। ब्रोमीन के साथ हमने रिएक्शन कराई सनलाइट के प्रेजेंस में, तो अब क्या होगा, देखिए ब्रोमीन की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये ब्रोमिनेशन होगा। ब्रोमिनेशन तब होता है कि हम अगर ब्रोमीन को किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में लेते, लेकिन ब्रोमिनेशन ये नहीं होगा, ये होती है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेंजाइलिक पोजीशन पर H रिप्लेस होकर Br बैठ जाता है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी SFR, और हमारे पास कुल मिलाकर सबसे पहले क्या होगा, एक पोजीशन Br को रिप्लेस करेगा, एक HBr को रिप्लेस करेगा, सॉरी एक BrH को रिप्लेस करेगा, फिर ऐसे करते करते 3 Br रिप्लेस कर देंगे H को, CBr3 बन गया। साइड का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ना SO3H रिएक्ट करता है ब्रोमीन से और ना ही Cl, ठीक है। हमने कराया अब इसका CH3C डबल बॉन्ड OCH3 यानी एस्टर है। एस्टर को हमने लुईस एसिड की प्रेजेंस में इससे रिएक्ट करवाया। एस्टर लुईस एसिड की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेगा और CH3CO पॉजिटिव एसाइलिनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और अब ये इस पर अटैक करना चाहता है। अब बात आती है अटैक कराने की, डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। देखिए हमारे पास 3 ग्रुप है, Cl, SO3H और CBr3। ध्यान से देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 टाइप ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 हैलोजन अपने माइनस आई इफेक्ट से इतना विड्रॉ कर रहे होते हैं कि ये भी बहुत अच्छा इसका इफेक्ट बन सकता है। अब तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो हम देखते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो रही है, उसकी मेटा पोजीशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की मेटा पोजीशन पर डायरेक्शन होती है। तो मैं देख रहा हूं कि SO3H का सबसे अच्छा -m इफेक्ट मुझे दिख रहा है SO3H का, तो इसकी मेटा पोजीशन कौन सी खाली है, इसकी मेटा पोजीशन ध्यान से देखिए कौन सी खाली है, मुझे ये पोजीशन खाली दिख रही है, ठीक है। ऑर्थो मेटा देखिए, दोनों में से किसी से भी करा दीजिए। यहां पर CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आराम से अपना जुड़ सकता है और जुड़ भी जाएगा। CBr3 और ऊपर Cl लगा हुआ है, मैंने इस पोजीशन पर लगाया है COCH3। डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, अब इस बात को समझिए, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, इसको मिटाइए। अब डाइल्यूट H2SO4 क्या कर सकता है, डाइल्यूट H2SO4 इस सल्फोनिक एसिड का डीसल्फोनेशन करता है। देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी बिना पानी के ये कराएगा हमारा सल्फोनेशन, और क्योंकि सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो ये डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में डीसल्फोनेशन होता है और SO3H गायब हो जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जो कर सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारा रिडक्शन करता है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस किस का रिडक्शन करेगा, किस किस का नहीं करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारा इस कीटोन का
कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब बात आती है एल्काइल हैलाइड की, तो जरा सोचिए क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेगा? सोचिए। नहीं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H- जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इसके साथ SN2 रिएक्शन कर सकता है, पर डबल बॉन्ड पर SN2 रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती, इसलिए ये रिड्यूस नहीं करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ हमारा इस कीटोन का रिडक्शन कर पाएगा, तो कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा बड़े ही आराम से, और ये Cl कीटोन का रिडक्शन हो गया और अल्कोहल बनता है NaOH हीट। ठीक है, मैंने इसका रिडक्शन किया CHOHCH3। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बन चुका है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है जी, CbR3 एज इट इज NaOH। देखिए, अब ये रिएक्शन थोड़ी समझना जरूरी है कि NaOH के साथ हीट करने पे क्या होगा। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दूं या फिर आप पहले इसको खुद सोचिए। देखिए, अब तो मैं बता रहा हूं, इस Cl जो कि हैलोजन ग्रुप है, इसकी पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर किसी भी हैलोजन के पैरा पोजीशन पर एरोमेटिक रिंग पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो हमारा ArSN2 रिएक्शन दे सकता है। कि बस यही समझना जरूरी था, और Cl को रिप्लेस कर हमारे पास आ जाएगा OH। काम खत्म, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन फेवरेबल होती है, तो बस बना दीजिए। लास्ट में ये लास्ट स्टेप है, रेड फास्फोरस HI क्या कर सकता है? रेड फास्फोरस HI भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या करेगा, इस बात पे थोड़ा जोर डालते हैं और सोचते हैं, क्या ये बेंजीन पर OH को रिड्यूस कर सकता है? क्या ये इस अल्कोहल को रिड्यूस कर सकता है? क्या ये CbR3 को रिड्यूस कर सकता है? तो देखिए, इसको तो रिड्यूस करेगा ही। यहां पर रिड्यूस कर मैं एक साफ सा बनाना चाहूंगा, तो ये एक इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। जहां तक बात आती है OH की, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक रिंग पर भी रिडक्शन हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास एज अ लास्ट प्रोडक्ट आया है इस अगर नाम लिखना चाहे तो मीनिंग 1 2 3 4, तो 1 इथाइल 4 मिथाइल बेंजीन। छोड़िए, अब IUPAC नेम क्या लिखना है, इसका कॉमन नेम कुछ है नहीं, कुछ ये कंपाउंड में देखने को मिला है। हमने स्टार्ट करा था बेंजीन से, हमने इसकी कई सारी रिएक्शंस करवाई, घूमते हुए हम आ गए इस कंपाउंड पर। तो इस तरीके से इंटरकन्वर्जेंस हमें रिएजेंट की फंक्शंस को समझने में कोशिश करते हैं। हमने जैसे N2O5 को समझना जरूरी था, कॉमनली हम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ नाइट्रेशन कराते रहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट नाइट्रेटिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। फिर हमने देखा कि हमने इसको प्रोटेक्ट कराकर ही क्यों पैरा पर CH3 लगाया, पहले हम इसके बिना नहीं लगा सकते थे। फिर डाइजोनियम की रिएक्शंस कैसे होती हैं वो हमने देखा। फिर मैंने आपको डीसल्फोनेशन और सल्फोनेशन कराना सिखाया। फिर हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम देखा, बीच में ये हमारे पास ArSN2 रिएक्शन भी आ गई थी। तो कुछ अच्छी रिएक्शंस मैंने इसमें लेने की कोशिश करी है, तो इसी तरीके से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिसका आंसर आया वो बहुत बढ़िया, इस तरीके से ये हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, और अगली वीडियो लेके आएंगे कुछ ऐसे इंटरकन्वर्जन पर, या फिर कोई और दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।